गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखने जा रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। कल हम लोगों ने देखा था जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक, है ना। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक देखा था। आज हम देखेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो थ्योरी होती है, चित्र होता है, लगभग एक ही जैसे बनता है, इसलिए आपको पैटर्न पकड़ना है लिखने का और चित्र बनाने का। ठीक है, कहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक, देखिए तो डायग्राम पहले बनाते हैं इसका। यदि हम थोड़ा सा गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? K इज इक्वल टू, बोलिए, हाँ, हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल, है ना, ये होता है। इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान और वेग यानी रेखीय वेग की क्या होगी, हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो उसी आधार पर हमें डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आप किसी भी आकार का इस तरह से आप कोई भी आकृति बना लेंगे, है ना, और एक अक्ष बना देंगे, ये बिल्कुल इस तरह से एक्स डैश, ये आपके पास में अक्ष हो गई। और फिर वही तरीका, यहाँ पर एक कण ले लिया, यहाँ दूसरा कण ले लिया, यहाँ तीसरा कण ले लिया, यहाँ चौथा कण ले लिया, यहाँ पांचवा ले लिया, और यहाँ के ले लिया आपने एनवा कण ले लिया। ठीक है, इस तरह से हर डायग्राम में आपको इस तरह से बनाना होता है। और द्रव्यमान कितना ले लिया हमने? इसका m1, m2 इस कण का, इसका m3, इसका m4, m5 और ये अंतिम इसलिए mn ले लिया। और दूरी कितनी लिया? घूर्णन अक्ष से दूरियां कितनी हैं? तो ये r1, r2, r3, r4, r5 और ये rn ले लिया। और इनके वेग भी लिखना है। अब वेग क्यों लिखना है? रेखीय वेग, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना चाहते हैं। और गतिज ऊर्जा के सूत्र में क्या आता है? वेग आता है। तो जाहिर सी बात है हमको अब प्रत्येक कण का क्या लिखना पड़ेगा? वेग भी क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। और कौन सा वेग लिखना पड़ेगा? रेखीय वेग। ये रेखीय वेग है। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा होता है ना। तो इनके रेखीय वेग कितने मान लेते हैं? इसका रेखीय वेग मान लेते हैं v1, इसका मान लेते हैं v2, इसका मान लेते हैं v3, इसका v4, इसका v5 और आखिरी वाले का vn मान लेते हैं। ठीक है, कॉमा लगाकर लिख दो, नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं लिखना है आपको तो ऐसे ऊपर नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये m1 यहाँ लिखा है तो यहाँ v1 लिख दीजिए, यहाँ v2 लिख दीजिए, यहाँ v3 लिख दीजिए, यहाँ पर v4 लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर v5 और यहाँ क्या कर दीजिए? vn कर दीजिए। समझ गए? इस तरह से तो इतनी चीज़ें हमको लिखना है। और यहाँ पर अलग अलग वेग क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, घूर्णी गति जब मैंने पढ़ाया था तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आप लोगों को उसको समझाया था। और उसमें एक पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा पॉइंट आपको मैंने ये बताया था कि सभी कणों के कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। लेकिन रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग और रेखीय त्वरण कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी? बताइए क्यों? क्योंकि सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां कैसी है? अलग अलग है। और घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग होने की वजह से ही, है ना, दूरियां अलग अलग होने के कारण से ही क्या था? रेखीय विस्थापन भी अलग था और रेखीय वेग भी अलग अलग था और रेखीय त्वरण भी कैसा था? अलग अलग था सभी कणों का। तो क्या समान रहता है आपको मालूम है ना? क्या समान रहता है? कोणीय वाले सभी समान, चाहे विस्थापन हो, चाहे वेग हो, चाहे त्वरण हो। और रेखीय वाले सब अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमारी यहाँ पर भी लिखी जाएगी। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसकी आवश्यकता है, आज हमको किसकी आवश्यकता है? वेग की आवश्यकता है। तो हम क्या बोलेंगे? सभी कणों के कोणीय वेग तो समान होंगे, परंतु कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण रेखीय वेग कैसे होंगे? सभी कणों के भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर दैट? फिर बोल देंगे माना कि m1, m2, m3, m1, m2, m3 अप टू mn द्रव्यमान वाले कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः कितनी है? r1, r2, r3 डैश rl और उनके रेखीय वेग क्रमशः v1, v2, v3 अप टू vn, अप टू मतलब डैश vn है।
है ना। ये पूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है सबके, है ना। क्या लिखना है थ्योरी में, चित्रानुसार, या माना कि कोई पिंड, क्या बोलेंगे, माना कि कोई पिंड घूर्णन अक्ष एक्स एक्स डेश के परितः घूर्णी गति कर रहा है। पिंड को n कणों से मिलकर बना माना जा सकता है, पिंड को n कणों से मिलकर बना माना जा सकता है। स्पष्ट है कि सभी कणों के कोणीय वेग समान होंगे, सभी कणों के कोणीय वेग समान होंगे, परंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण उनके रेखीय वेग कैसे होंगे, कैसे होंगे, रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर दैट, बात समझ में आ गई। वेग की ही क्यों चर्चा कर रहे हैं यहां पर हम, कोणीय विस्थापन की या कोणीय त्वरण की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है, गतिज ऊर्जा के सूत्र में क्या आ रहा है, जिसकी आवश्यकता है उसी की बात करेंगे ना। गतिज ऊर्जा निकालना है, गतिज ऊर्जा किससे बनती है, वेग से बनती है, रेखीय वेग से बनती है। तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, केवल वेग, वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोणीय वेग समान, रेखीय वेग भिन्न भिन्न। क्लियर हो गई बात, या अलग अलग, इस पर इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सभी कणों के कोणीय वेग तो समान होंगे, परंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण सभी कणों के रेखीय वेग कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। फिर लिख देंगे, माना कि m1 m2 m3 अप टू mn द्रव्यमान वाले कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 डैश 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 rl तथा उनके रेखीय वेग क्रमशः v1 v2 v3 अप टू vn है। तब से क्या करेंगे, तब तो अब से हम क्या करते हैं, डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक पैटर्न है इसमें भी, पहले कण के लिए निकालते हैं, फिर दूसरे कण के लिए निकालते हैं, फिर तीसरे कण के लिए, और फिर nवें कण के लिए निकाल देते हैं। यही तरीका था, कल भी हमने ये किया था। ठीक है, तो एक पैटर्न चलता है यहाँ पर। ये चैप्टर जो है वो एक पैटर्न पर आधारित है। यदि आपने उस चीज को पकड़ ली कि हाँ ऐसा ऐसा किया जाता है, यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो आपसे मानते रहिए पूरा का पूरा चैप्टर बन जाना है ना। तो और किसके परिता होती है हर चीज, हर चीज किसके परिता होती है, घूर्णन अक्ष के परिता। जो भी चीज लिखना है इसके परिता लिखना है हमको, घूर्णन अक्ष के। ठीक है ना, तब घूर्णन अक्ष के परितः इसका प्रथम कण का, प्रथम कण की क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, है ना। अतः तब घूर्णन अक्ष के परितः प्रथम कण की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बताइए, इसको केवल नाम ले लेते हैं, क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है। पहले कण के लिए बात चल रही है, इसलिए द्रव्यमान कितना होगा m1 और वेग कितना उसका v1, v1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दिक्कत है यहाँ, पहले कण के लिख रहे हैं, इसलिए क्या किया हमने, हाफ m1 v1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, है ना। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध से, अब रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध से, बताइए संबंध क्या होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, बोलिए। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है बताइए, एनीवन, पढ़ाया नहीं गया क्या, बोलो। अरे रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है बताइए, पढ़ाया गया नहीं गया बताइए मुझे पहले, बोलिए।
चलिए v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है बिल्कुल, लेकिन हम अब किसके लिए बात कर रहे हैं बताइए? प्रथम कण के लिए बात कर रहे हैं ना, तो प्रथम कण के लिए वेग कितना होगा? v1। ओमेगा को ओमेगा 1 लिखो क्या? हाँ, ओमेगा को ओमेगा 1 लिखो, बोलो श्रुति, क्यों ना लिखो? ओमेगा क्या है? अरे बताइए ओमेगा क्या है? ये v क्या कहलाता है, ओमेगा क्या कहलाता है बताइए? क्या है ये? क्या चीज है ये क्या है? रेखीय वेग है। ऑनलाइन वाले ठीक है, तुम लोगों से ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये क्या है? कोणीय वेग है। और मैंने अभी चर्चा किया, कम से कम 4-5 मिनट बोलकर मैंने बताया हूं कि रेखीय वेग सभी कणों के अलग अलग होंगे, लेकिन कोणीय वेग कैसे होंगे? अरे कोणीय वेग समान होंगे, रेखीय वेग अलग अलग होंगे। अलग अलग दिख रहे हैं v1 v2 v3। अभी क्या समझाया मैंने? सभी कणों के कोणीय वेग समान रहते हैं, रेखीय वेग कैसे रहते हैं? भिन्न भिन्न रहते हैं। तो ओमेगा को सिर्फ ओमेगा ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी कणों के कोणीय वेग कैसे हैं? समान है। हाँ, रेखीय वेग कैसे हैं? अलग अलग है। इसको रेखीय वेग कहते हैं भैया, इसको कोणीय वेग कहते हैं, है ना? तुमको यही समझ में नहीं आ रहा कि रेखीय किसको कहते हैं, कोणीय किसको कहते हैं? हद हो गया। चलिए, तो ओमेगा बदलने वाला नहीं है। क्या बदलेगा? R1 लिखा है ओम के लिए, तो क्या आएगा? R1 हो जाएगा। समझ गए? ओमेगा नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा? केवल v और r बदलेगा। इस v1 की वैल्यू कहां पर रखिए? समीकरण 1। तो समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से मान रखिए। चलो मान रखने तो क्या होगा बताइए? k1 इज इक्वल टू 1/2 m1, और v1 की वैल्यू कितनी है? ओमेगा r1। तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? k1 इज इक्वल टू हाफ m1 स्क्वायर होगा, तो क्या होगा? ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा और r1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तक दिए क्या? अच्छा, इसको दे दिए फर्स्ट, इसको देते सेकंड, है ना? सेकंड दे देते। अब ये हमने क्या कर लिया? प्रथम कण के लिए निकाल चुके। अब जब हमने प्रथम कण के लिए निकाल चुके तो क्या करेंगे? अब सभी कणों के लिए एक एक करके कर देंगे, लिख देंगे, है ना? इसी प्रकार प्रथम तो हो गया, द्वितीय, तृतीय, nवें कण की गतिज ऊर्जा इसी पैटर्न पर क्या कर दी जाएगी? लिख दी जाएगी। तो लिख देते हैं इसी प्रकार प्रथम हो चुका, क्या लिखेंगे? द्वितीय कॉमा तृतीय कॉमा कॉमा nवे, है ना? nवे कण की घूर्णन अक्ष, किसके परितः लिखना है हमको? हमेशा हमेशा किसके परितः लिखना है? घूर्णन अक्ष के परितः। ये लाइन तो बोलना ही नहीं है हमको। घूर्णन अक्ष के परितः, है ना? अभी बताऊंगा मैं घूर्णन अक्ष के परितः क्यों लिखा जाता है। घूर्णन अक्ष के परितः, इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, nवें कण की घूर्णन अक्ष के परितः गतिज ऊर्जा। द्वितीय कण की क्या हो गया? k2 आ जाएगा भैया, है ना? k2 हाफ आना ही आना है, इसी सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। m1 के स्थान पर क्या आएगा? m2। ओमेगा तो बदलता नहीं है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर। r1 के स्थान पर r2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। या नहीं भी देंगे तो चलेगा। ऐसा k2 लिख दिया, क्या लिख देंगे? k3 हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का स्क्वायर। और ऐसा करते करते कहां पर पहुंच जाएंगे हम? उसी में पहुंच जाएंगे nवें कण की गतिज ऊर्जा, है ना? kn इज इक्वल टू हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर। ये जो n लिखे गए हैं 1 1 2 2 3 3 n, ये सब कहाँ है? सबसे नीचे है, बराबर में नहीं लिखना है उनको। ठीक है? ये हो गया आपके पास में सभी कणों की। अब जब सभी कणों की गति ऊर्जा निकल गई और सभी कणों से क्या बना है? सभी कणों से क्या बना है? पूरा का पूरा पिंड बना है ना? इन सभी कणों से क्या बना है? पूरा का पूरा पिंड बना है।
तो सब सभी कणों की गतिज ऊर्जा मिल गई है, तो सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं को क्या कर दिया जाएगा, यदि जोड़ दिया जाएगा तो क्या कहलाएगी वो, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाएगी वो संपूर्ण पिंड की। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गतिज ऊर्जा, अतः संपूर्ण पिंड की, और ये लाइन तो आना ही आना है, संपूर्ण पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गतिज, संपूर्ण पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगी के। और सभी कणों के कारण जो गतिज ऊर्जा आई है उनको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो पहले कण की कितनी है, K1, दूसरे की K2, तीसरे की K3, फिर प्लस लगाना है, फिर डे डे डेस, फिर प्लस लगाना है, और फिर Kn। कोई डाउट, क्लियर दैट, K इज इक्वल टू, बोलिए K1 की वैल्यू क्या कहाँ है, सॉरी वो है K1 की वैल्यू है ना, तो रखिए हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का स्क्वायर प्लस, प्लस लगाना है ना, फिर डेस 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 डेस, फिर प्लस, और अंतिम वाले को लिख दीजिए। अब अंतिम वाला कौन सा, Kn, तो हाफ mn ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाँ ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए, है नहीं है कोई प्रॉब्लम। पहला चरण बहुत अच्छे से करिए, पहले कण की गतिज ऊर्जा 1/2mv² साधारण सा सूत्र था, फिर हमने क्या किया, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बोला, v = ω/r होता है। पहले कण के लिए v1 r1 आएगा, ओमेगा बदलता नहीं है, कोणीय वेग बदलता नहीं, पहले चर्चा हो चुकी है। पहले कण के लिए v1 की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपके पास में निकल चुका, किसका, गतिज ऊर्जा का, K1 = ½ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर। जब पहले कण के लिए इतने निकाल चुके तो द्वितीय तृतीय nवें सब कणों के लिए क्या हो जाएगी, बस जहाँ 1 1 था वहाँ 2 2 3 3 n कर दिया आपने। फिर बोलते हैं कि भाई सभी कणों से पिंड बना है, इसलिए सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, संपूर्ण पिंड की, पूरे के पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपके पास निकल जाएगी। हमने क्या कर दिया, वही कर दिया है, ठीक है।
अभी अभी छोड़ी दुर्गा जी ने। हाँ, तो क्या हुआ, क्या कॉमन निकलेगा, बोलो हाफ। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलने वाला है, हाफ ओमेगा स्क्वायर, देखो सब में है ना, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर, ये सब में है, तो सब में से वही कॉमन निकलेगा, बाकी कुछ कॉमन निकलेगा क्या, और बताओ, कुछ नहीं निकलना है ना, वही निकलेगा। तो देखिए फिर वही निकलेगा, तो k इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा भैया, 1/2 कॉमन निकल गया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, m1 r1 का स्क्वायर बचा, देखो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस फिर प्लस mn rn का स्क्वायर। और मुझे बताइए इसको आपने कल क्या लिखा था, बोलिए इसको क्या लिखा था, ऐसे वाले पैटर्न को समेशन एम आर इसका लिखा था, कल बोला था ना मैंने, इसका हर जगह उपयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, ऐसे पत्र को क्या लिखते हैं, समेशन एम आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, और फिर समेशन एम आर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, क्या होता है ये, किसका फॉर्मूला था, आई, हाँ गुड, है ना, इसमें बोला है क्या, तो क्या हो जाएगा ये, आई हो जाएगा। और यहां कारण दे देंगे, चूंकि समेशन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना, जड़त्वागुण होता है ना, तो देखो मैंने बोला था जड़त्वागुण तो कितना ज्यादा डालना है, हीरो को नहीं आता, यही है, हर जगह यही आएगा आगे जाकर, ठीक। तो k इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास में, k इज इक्वल टू आई 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई, यही पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र है या व्यंजक है, के लिए व्यंजक है। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो इसको उतार लीजिए।